हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। डियर स्टूडेंट, आज का क्लास जो है वो 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स 2024 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? तो आपके क्लास 12 का जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें आपको लिटरेचर का एक बुक पढ़ना है जिसका नाम है रेंडो पार्ट टू। और उस रेंडो पार्ट टू का ही एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम क्या है, भारत इज माई होम। ठीक है। आज इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इस चैप्टर के राइटर के बारे में देखेंगे। सारी चीजों को आज हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इस समझेंगे। सबसे आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है। एक छोटी सी सुधार आप कर लीजिए, यहाँ पे बाई मिस्टेक से 12th हिंदी हो गया है, तो वो 12th इंग्लिश का ही स्पेशल बैच है। और इसमें हम आपके लिए अलग अलग टाइप के वीडियोस लाते रहते हैं। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट हम लोग क्लासरूम में ऑफलाइन बैच में देते हैं, तो प्योर कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब पे हम अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो बड़े आसानी से पढ़ सके। तो चलिए बिना देर किए आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। देख सकते हैं, सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन कहां से रहता है, तो उस चैप्टर के राइटर के बारे में, उस चैप्टर के ऑथर जो है उससे काफी अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम है भारत इज माई होम, इस चैप्टर के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। इस चैप्टर के लेखक कौन है जी? तो इस चैप्टर के लेखक क्या नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इस चैप्टर के लेखक है। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है 8 फरवरी 1897, 8 फरवरी 1897, और मृत्यु हुआ 3 मई 1969 को। ये इनका लाइफ पीरियड है ना। इंडिया थर्ड प्रेसिडेंट एंड सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बड़े व्यक्ति थे। इंडिया के तीसरे प्रेसिडेंट थे और इंडिया के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले इन्हीं के लाइफ के बारे में जानेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 3 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन गए। पहला कि भारत इज माई होम जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1897 को। और इनकी मृत्यु कब हुई? 3 मई 1969। ठीक है। और ये इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट थे, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। आइए के बारे में शुरू करते हैं, जानते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हम्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969, बॉर्न इन, इनका जन्म हुआ हैदराबाद। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, तो हैदराबाद में। कब हुआ? 1897। क्लियर है। वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। तरह के डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था, वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सारे स्वतंत्रता सेनानी में से एक महत्वपूर्ण थे जिनका नाम क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। साथ ही साथ एज वेल एज, तो साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर तो थे ही, साथ ही साथ इमिनेंट मतलब क्या? प्रख्यात, प्रकांड। एजुकेशनिस्ट मतलब क्या? शिक्षाविद भी थे। एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर व्यक्ति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम, डॉक्टर जाकिर हुसैन बन गए थे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, इन 1967। डेट को याद रखना है, 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के तीसरे राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1967 में बने। क्लियर है। अर्लियर
करेक्ट, उससे पहले ही हैड सर्व्ड, उन्होंने सेवा किया था एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया। देखो, फ्रीडम फाइटर और ग्रेट स्कॉलर, है ना, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड उसके साथ साथ बिहार के गवर्नर भी थे। जैसे कि अभी इससे पहले जो हमारे भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, वो भी बिहार के गवर्नर भी थे। और उस गवर्नर के बाद फिर क्या हुआ, वो बन गए भारत के राष्ट्रपति। तो ये भारत के राष्ट्रपति बने, साथ ही साथ बिहार के गवर्नर भी थे, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, कर कि भारत इज माई होम, जो ये चैप्टर जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, भारत इज माई होम, इज एन एक्सट्रैक्ट, ये एक टुकड़ा है, एक अंश है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पीस ऑफ राइटिंग, एक लेख का भाग है। भारत इज माई होम जो है एक लेख का भाग है, इज अ पीस ऑफ राइटिंग फ्रॉम द स्पीच, इनके एक भाषण का, फ्रॉम द स्पीच इनके एक भाषण के अंश का, ही गेव, जिसको इन्होंने दिया था इन 1967, 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ, शपथ लेने के बाद, एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप। क्या कर रहा है, एक एक शब्द को मैं देखिएगा, कह रहे कि जब इन्होंने 1967 में राष्ट्रपति का ओथ लिया, शपथ लिया, तो उसके बाद इन्होंने एक स्पीच दिया। अब ट्राई देखते हैं कि जो भी लीडर जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या मंत्री बनेंगे तो उनको एक शपथ लेना होता है संविधान का। वो कहते हैं कि मैं इस संविधान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं इस राष्ट्र की सेवा अपने शुद्ध अंतःकरण से करूं। ये तो उनका शपथ होता है, लेकिन उनका अंतःकरण कितना शुद्ध होता है ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जो जाकिर हुसैन जो थे, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर पर्सन, नेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर। तो इनकी बात कुछ और थी, इन्होंने एक प्रेसिडेंट बनने के बाद ओथ लिया, और उस ओथ में, शपथ में जो इन्होंने भाषण दिया, जो स्पीच दिया, उस स्पीच का ही नाम क्या है, भारत इज माई होम। तब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन के आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत इज विच टाइप ऑफ प्रोज इज भारत इज माई होम, भारत इज माई होम जो है वो किस प्रकार का गद्य खंड है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ए में मान लो लिख दिया ड्रामा, बी में लिख दिया स्टोरी, सी में लिख दिया ऐसे, और डी में लिख दिया स्पीच। तो आपको याद रखना है कि भारत इज माई होम जो है वो आपका स्पीच है, वो आपका भाषण है, इस चीज का याद रखेंगे। क्लियर है, करेक्ट। इन हिज फर्स्ट स्पीच ही एज द प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति बने उस समय जब इन्होंने अपनी पहली भाषण दी ऑफ इंडिया, है ना, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब इन्होंने अपना पहला भाषण दिया, किन्होंने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, प्लेज, तब इन्होंने शपथ, वचन, हिमसे, किससे, खुद से वचन लिया, टू द सर्विस, कि मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा। यहां तक ठीक है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हम राष्ट्र की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, तो इन्होंने भी शपथ लिया कि हम राष्ट्र की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, करेंगे टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर, कहा कि भारत की संस्कृति की टोटलिटी, टोटलिटी मतलब संपूर्ण, समग्र से नहीं करेंगे। क्यों, ये वाली जो शब्द है टोटलिटी, ये वाला शब्द इनकी स्पीच में कई बार यूज हुआ है, 3-4 बार यूज हुआ है। तो इस बात पे ये बार बार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, ये खुद इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, रिलीजन के ऊपर। और इंडिया एक रिलीजियस कंट्री नहीं है, धार्मिक देश नहीं है। इंडिया पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग बड़े प्यार से, मोहब्बत से और आराम से रहते हैं। तो ये बार बार देश की जनता को, सारे लोगों को इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं अपनी स्पीच से कि टोटलिटी, मतलब आपका धर्म क्या है, आपका रिलीजन क्या है, ये कोई मैटर मेरे लिए नहीं रखे। क्योंकि उन्होंने इस भाषण में ही क्या कहा, उन्होंने इस भाषण में कहा कि भारत इज माई होम, ये भारत जो है वो मेरा देश है, सॉरी, भारत जो है मेरा घर है। और समझिए कि जो घर होते हैं उसके जितने भी लोग होते हैं वो आपके क्या है, सदस्य है, आपके परिवार है। सपोज दैट ये आपकी कोचिंग है, तो ये गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चिंग इज माय होम। और जो स्टूडेंट्स इसका पढ़ने आते हैं, ही और सी इज माय फैमिली, ही और सी इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन के अंग है। तो अब
चाहे वो बच्चा कमजोर हो या चाहे वो बच्चा तेज हो, इंटेलिजेंट हो, चाहे वो बच्चा मेरे गांव से आता हो या वो बच्चा किसी दूसरे जिले से आता, चाहे वो बच्चा किसी हिंदू धर्म को मानने वाला हो या कोई अन्य धर्म को मानने वाला, मेरा ये कर्तव्य है कि इस घर के मुखिया होने के नाते मैं पूरे क्लास की जो सेवा करूंगा वो टोटलिटी से, संपूर्णता से करूंगा, समग्रता से करूंगा। ये बात ये अपने भाषण में खास करके इंगित करते हैं और इशारा करते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन के बारे में, और भारत इज माय होम चैप्टर के शुरुआती अंश के बारे में हम लोगों ने समझा कि भारत इज माय होम चैप्टर है क्या, एक स्पीच है, और इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति बनने के बाद दिया था। और इसमें वो चर्चा करें कि वो जो भारतीय संस्कृति है, वो चाहे संस्कृति कहीं से आए किसी, वो उसकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे, उसको अखंड, इसी विषय पर ये जो पूरा चैप्टर है, जो स्पीच है, आइए एक एक पैराग्राफ को आराम से धैर्य के साथ समझेंगे, उसको देखेंगे। यदि आप धैर्य रख के समझेंगे तो फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि अब आपने चैप्टर पढ़ा और फिर से आप ऑब्जेक्टिव रटना पड़े, ये नहीं सकता। एक बार आप चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेंगे, इसके एक लाइन को समझ लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चैप्टर से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एक एक लाइन को, एक एक वर्ड मीनिंग को आराम से बारीकी से समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अंत तक रुक के वीडियो को देखिए। लंबा वीडियो होगा, थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, मान लीजिए थोड़ा देख लीजिए, 20-25 मिनट रुक जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर देखिए, पूरा चैप्टर पढ़िए, फिर आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में कहते हैं कि आई मस्ट कन्फेस दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा आई मस्ट कॉन्फेस, कॉन्फेस का मतलब तो स्वीकार करना या मानना। उसने कहा कि मस्ट मतलब मुझे मानना पड़ेगा, मैं ये किसी के दिखावे में या शौक में नहीं कर रहा हूं। आई बोले आई मस्ट कॉन्फेस दैट, मुझे ये मानना पड़ेगा कि आई एम ओवरवेल्म्ड, कि मैं ओवरवेल्म्ड हूं। ओवरवेल्म्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि आप समझिए कि आपके सामने ये बोतल, ठीक है, तो अभी इस बोतल में पानी जो है वो ठीक क्वांटिटी है, लेकिन कभी क्या हो जाए कि इस बोतल में पानी इस ढक्कन के ऊपर हो जाए, तो इस बोतल से पानी गिरने लगेगी, हम लोग क्या कहेंगे कि बोतल से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। मतलब जब किसी चीज में, किसी वस्तु में उसकी मात्रा से अधिक कोई वस्तु रख दी जाए तो वो ओवरफ्लो करता है। ठीक उसी तरह से जब कोई व्यक्ति खुश होता है और उसकी खुशी इतनी बढ़ जाए कि वो उस खुशी को समा नहीं पा रहा हो, तो वो क्या कहेगा कि मैं ओवरवेल्म्ड हूं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं ओवरवेल्म्ड हूं, मतलब मैं खुशी से क्या हूं, ओतप्रोत हूं, भर चुका हूं। क्यों? बाय द ट्रस्ट माई पीपल, क्योंकि जो मेरे लोगों ने मुझ में क्या दिखाया है, ट्रस्ट दिखाया है, भरोसा दिखाया है, उसके वजह से मैं क्या हो चुका हूं, ओवरवेल्म्ड हूं। और कह रहा है कि हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, क्योंकि उन लोगों ने हैव प्लेस्ड इन मी, हमको बिठाया है, बाय इलेक्टिंग, चुनकर, है ना, द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस देश के, इस धरती के सबसे ऊंचे कार्यालय में, इस देश के सबसे ऊंचे ऑफिस में हमारे लोगों ने हमें चुनकर, हमें भरोसा जताकर हमें बिठाया है, इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूं। ये लोगों के प्रति, जनता के प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने साधुवाद दिया है, धन्यवाद किया है, सारी जनता का मतलब इस बात की शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश के राष्ट्रपति के पद पे बिठाया है। जो प्राय कोई भी आप देखेंगे कि कोई भी नेता या कोई भी इलेक्शन जीतेगा या कुछ अच्छा काम होगा तो जिसकी वजह से अच्छा काम होगा उसे धन्यवाद देगा। तो इस वाले पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत देश की समस्त जनता को धन्यवाद दिया और कहा है कि जो भरोसा भारत की जनता ने उन पर दिखाया है, इसके लिए वो उन लोगों का बहुत ही क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो पैराग्राफ नंबर 2 है इसको देखते हैं। कह रहे कि
अब दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन किस विषय में बात करते हैं? देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्र, डॉक्टर जाकिर हुसैन से ठीक पहले देश के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जी देश के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रथम पुरुष डॉक्टर राधाकृष्णन थे जिन्हें भारत रत्न मिली। देश के दूसरे उपराष्ट्र देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन के ही जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग टीचर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे हम मान सकते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अब सोचा कि चलो उनका थोड़ा धन्यवाद कर लूं। उन्होंने जो राष्ट्रपति के कार्यालय में रहते हुए अच्छे काम किए हैं भारत के लिए, जरा उसको भी याद कर दिया जाए तो फिर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्ण ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, उसी का क्रिया का दूसरा रूप है ब्रॉट, मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन ने लाए टू द प्रेसिडेंसी। ये जो राष्ट्रपति पद है इस पद के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने लाया, क्या लाया? ए मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक सज्जता, बौद्धिकता डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के पद को दिया है। और क्या दिया? ए डिग्री ऑफ इरुड्यूशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। तीन चीज डॉक्टर राधाकृष्णन ने दिया राष्ट्रपति के पद को। पहला, मेंटल इक्विपमेंट, बौद्धिक सज्जता, मानसिक सज्जता। ए डिग्री ऑफ इरुड्यूशन मतलब ज्ञान का धन। और तीसरा, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का धन। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की बड़ा रेयरली, बड़ा मुश्किल से ही ये कहीं और मिल सकता है या कहीं और पाया जा सकता है। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने ला कर दिया राष्ट्रपति के कार्यालय को। कह रहे कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में डिवोटेड, वो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल को समर्पित कर दिया, डिवोट कर दिया टू द परस्यूट। परस्यूट मतलब खोजना, खोजने में, इस नॉलेज, किस चीज को खोजने में? सत्य, ज्ञान को खोजने में, एंड ट्रूथ, सत्य को खोजने में। डॉक्टर राधाकृष्ण ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया खोजने में, ज्ञान और सत्य को। ही हैज डन, करेक्ट, उन्होंने किया मोर देन करेक्ट, किसी भी और आदमी की तुलना में संभवतः, एनी अदर मैन, किसी भी और व्यक्ति की मोर देन तुलना में संभवतः अधिक किया। उन्होंने क्या किया? टू ब्रिंग आउट द and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. डॉक्टर राधाकृष्णन लाए, क्या लाए बेटा? ध्यान से, डॉक्टर राधाकृष्णन लाए, क्या लाए? करेक्ट, उन्होंने भारत इंडियन फिलोसफिकल थॉट, भारतीय दार्शनिक सोच को जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, एंड वननेस, जो भारत की अखंडता को, अक्षुण्णता को और एकता को जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो संभवतः किसी से भी बहुत ज्यादा। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी नहीं खोया, लॉस्ट, खोया, हिज फेथ, अपने भरोसे को, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी, मानवता में। मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि जाति बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है? वो है ह्यूमैनिटी, है मानवता। तो कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानवता में से उन्होंने कभी भी अपने फेथ को खोया नहीं। एंड ही हिमसेल्फ, और वह स्वयं से, हैज नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ all men to live in dignity and with justice. करेगी, he himself has never ceased, कभी भरोसे नहीं खोया, टू चैंपियन, और वो समर्थन करते थे द राइट ऑफ ऑल मैन। हर पूरी जिंदगी डॉक्टर राधाकृष्णन ये मानते रहे कि जितने भी लोग हैं
दुनिया में जितने भी मनुष्य रहते हैं या भारत में जितने भी मनुष्य रहते हैं, सारे मनुष्यों को जीना है कैसे भाई? सबको अपनी अपनी डिग्निटी से जीना है। डिग्निटी का मतलब सान, महिमा, गौरव सबका अपना होना चाहिए। एंड जस्टिस, और सबके पास क्या होना चाहिए? अपना अपना न्याय होना चाहिए। तो ये पैराग्राफ नंबर 2 है, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने से पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा की है। इस पैराग्राफ में मोटा मोटी तौर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वो 3 कार्यों की चर्चा किया है जो उन्होंने किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए मेंटल इक्विपमेंट दिया, डिग्री ऑफ एजुकेशन दिया एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस दिया। इसके साथ साथ डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत की एकता, अखंडता और भारत के फिलोसफिकल थॉट, दार्शनिक सोच को जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो कोई नहीं कर सकता। और डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पूरे जीवन में ज्ञान सत्य की खोज करते रहे, और उन्होंने मानवता में से कभी भी अपने विश्वास को दिखने नहीं दिया। और डॉक्टर राधाकृष्णन का पूरी जिंदगी यह मानना था, या वह इस बात का समर्थन करते रहे कि जितने भी लोग हैं सबको डिग्निटी और जस्टिस के साथ जीने का राइट है। तो ये पैराग्राफ नंबर 2 है, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने चर्चा किया है। किस चीज की चर्चा किया है? डॉक्टर राधाकृष्णन के कार्यों के, जो कार्य डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा किए गए। आइए, ये है आपका पैराग्राफ नंबर 3। इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राधा कृष्णन के बारे में क्या कहा है। कह रहे हैं आई कैन ओनली अश्योर यू, वो अपने देश के नागरिकों को, सारे लोगों को कह रहे हैं कि आई कैन ओनली अश्योर यू, मैं सारे लोगों को, अपने देश के सारे नागरिकों को क्या करना चाहता हूं? अश्योर करना चाहता हूं दैट कि आई एंटर दिस ऑफिस, ये जो प्रधान राष्ट्रपति का कार्यालय है, इस कार्यालय में मैं प्रवेश तो कर रहा हूं, लेकिन आई एंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। करेक्ट, इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन किस प्रकार की स्पिरिट के साथ? तो प्रेफुल ह्यूमिलिटी, बहुत ही विनम्रता के साथ और सहजता के साथ, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूरे पूरे किसी के साथ? एंड टोटल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ। मतलब ये राष्ट्रपति का कार्यालय मेरे लिए किसी मंदिर या मस्जिद से कम नहीं है। यहाँ पर मैं विनम्रता से जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं समर्पण को लेकर जा रहा हूँ। कह रहा है कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, अभी अभी मैंने लिया है ओथ, मतलब शपथ, ऑफ लॉयलिटी, वफादारी का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति। वो कह रहे कभी अभी मैंने शपथ ही लिया है कि मैं भारत के संविधान के प्रति वफादार बना रहूंगा, मैं भारत के संविधान के प्रति अपनी वफादारी रखूंगा। और कह रहे इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, ये वही संविधान है ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, जो तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से एक न्यू स्टेट, नए राज्य का संविधान है, नए देश का संविधान है। क्योंकि हमारा संविधान जो है वो 1950 में ही अभी इम्प्लीमेंट हुआ था, और उसके क्या बोल रहे 1968 समथिंग कुछ ऐसा ही है राष्ट्रपति बने। तो वो कह रहे हैं कि हमारा देश का ये जो संविधान क्या है, बहुत ही नया है, which its free citizens have, जो इसके फ्री सिटीजन्स, स्वतंत्र नागरिकों को है मिला है, किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, गिवन टू देमसेल्फ, यहाँ के नागरिकों ने स्वयं को दिया है। क्या? ये संविधान, बोलो कि जिस संविधान का मैंने अभी शपथ लिया है, ये संविधान जो है वो एक नए देश का संविधान है, जो यहाँ के स्वतंत्र फ्री सिटीजन, स्वतंत्र नागरिकों को पहली बार, जो यहाँ के स्वतंत्र नागरिकों को पहली बार मिला है। और कह रहे कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार। भारत आज का देश नहीं, बहुत पुराना देश है। ऐसा थोड़ी है कि जब राष्ट्रपति का हम भारत को खोजा उसी से भारत, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत बटा हुआ था छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे देशों में,
भारत अखंड नहीं है। एक राष्ट्र, एक ध्वजा, एक संविधान, इस प्रकार की कुछ चीजें नहीं थी। मान लो कि दरभंगा है, तो दरभंगा के राजा मगध के राजा अलग है, डुमराव के राजा अलग है, सबका अपना झंडा होता था, अपना संविधान होता था, अपने प्रधानमंत्री होते थे, अपने मंत्री होते थे, सब होते थे। लेकिन ये आजादी के बाद ही संभव हो पाया। आप जानते भी होंगे कि जब ये भारत स्वतंत्र हुआ तब देश में लगभग 526 रियासतें थी, और उन 526 रियासतों को सरदार पटेल और तमाम उनके लोगों के द्वारा क्या किया गया कि एक किया गया और उसे भारत बनाया गया। तो वहीं डॉक्टर जागरूक सिंह कह रहे हैं कि ये जिस संविधान की मैंने शपथ लिया है, वो संविधान जो है वो एक नए देश का है, जो इतिहास में पहली बार यहाँ के नागरिकों को मिला है। इट इज द यंग स्टेट। ये एक यंग मतलब जवान देश ऑफ एन एंशियंट पीपल, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही पुराने हैं। एंशियंट मतलब प्राचीनतम है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देश को संविधान ना भी मिला है जी। देश तो पुराना है, देश तो बहुत पहले से है। तो कह रहे हैं कि ये प्राचीन लोगों का नया देश है। है ना, प्राचीन लोगों का नया देश है। Who through the long millennia, जिन्होंने लंबे लॉन्ग मिलियनिया कई लाखों वर्षों तक एंड थ्रू cooperation of diverse elements has strived to realize timeless absolute values in their own peculiar way, जिन्होंने अपने इस सभ्यता को कई लॉन्ग मिलियनिया कई तरह से डाइवर्सिटी के द्वारा जीवित रखा है ना। और कह रहे हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ, मैं स्वयं से ये शपथ लेता हूं टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। करे कि जिन वैल्यूज को यहाँ के लोगों ने लंबे समय से रखा है, जीवित रखा है, मैं उन वैल्यूज का, उन संस्कारों का, उन संस्कृतियों का क्या करूंगा, तो सर्विस करूंगा। आई प्लेस माई सेल्फ, इसकी मैं शपथ लेता हूं। For though यद्यपि some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstances, the value remains eternally valid and precious for never and fresher realization। करे बेटा वो इस लाइन में कि फॉर द सम कंक्रीट रियलाइजेशन, कुछ कंक्रीट रियलाइजेशन है ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट। जो वैल्यूज है, जो संस्कार है, जो कल्चर है, वो इनएडिक्वेट और पर्याप्त होते रहते हैं। वो मतलब कहने का मतलब यही है कि समय के साथ साथ वो फ्रेशर होते रहते हैं, जो हमारी संस्कृति है वो नई होती रहती है। लेकिन एक बात आप समझिएगा, जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे होना है कि द पास्ट इज नॉट डेड। कहा कि समय के साथ साथ हमारी संस्कृति बदली है, वैल्यू बदले हैं, लेकिन कह रहे हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड। हमारा जो भूत है वो कभी भी बदलता नहीं है। एंड स्टैटिक, ना ही वो रुकता है। इट इज अलाइव एंड, कि जो हमारा पास्ट है वो जीवित रहता है, एंड डायनेमिक, और क्या रहता है, गतिशील रहता है, एंड इज इन्वॉल्व माइनिंग, और जो हमारा पास्ट है वो समित रूप से इन्वॉल्व रहता है डिटरमाइनिंग, निर्धारित करने में द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट की क्वालिटी को, हमारे प्रेजेंट की क्वालिटी को कौन निभाता है, हमारा पास्ट। एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ और फ्यूचर, हमारे भविष्य की संभावनाओं को भी कौन निर्धारित करता है, हमारा पास्ट। बहुत बड़ी बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलो जो हो गया उसे छोड़ दो, नहीं, ऐसा कुछ करो ही नहीं जिसे छोड़ना पड़े, क्योंकि हमारा पास्ट ही ना हमारा आज है। और यदि हम, अब एक बात और सोचो, चलो हमारा पास्ट बनता कैसे है, हमारे आज से। जैसे कि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपलोड करूंगा, अगले दिन जाके ये हो जाएगा पास्ट, वन डे अगो हो जाए, पास्ट हो गया। तो हमारा यदि प्रेजेंट अच्छा रहेगा ना, यदि हम प्रेजेंट में बेहतर काम करेंगे, अपने हर एक दिन को संवारेंगे, हर एक घंटे को संवारेंगे, तो वो हर एक दिन, हर एक घंटा बहुत खूबसूरत पास्ट बनता जाएगा। और हमारा यदि पास्ट बेहतर हो तो हमें प्रेजेंट में और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है, और जब हम प्रेजेंट में बहुत बेहतर करेंगे तभी ही हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल होगा, अच्छा होगा, सार्थक होगा। तो यहाँ पर
डॉक्टर जाकिर हुसैन कहना चाहते हैं कि हमारी सभ्यताएं संस्कृति समय के साथ बदली है, लोगों ने इसे संभाल तो रखा है, लेकिन कितना भी नयापन हो जाए हम अपने पास्ट को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हमारा पास्ट हमें सहारा देगा, इशारा देगा, ताकि हम भविष्य में क्या हो, आगे बढ़े, बेहतर करें। तो ये आपका जो है पैराग्राफ नंबर 3 है। आइए आगे देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और क्या क्या बात करते हैं इस स्पीच में। कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, द प्रोसेस, अब ये इट्स शब्द जो आया है ना, ये इट्स शब्द किसके लिए आया है, उसी वैल्यूज के लिए आया है जिस वैल्यूज की बात उन्होंने पिछले पैराग्राफ में किया, कि जो हमारे देश के लोगों ने ये वैल्यूज को बचा के रखा है, मैं उस वैल्यूज की सेवा करूंगा। तो ये इट्स उसी वैल्यू के लिए, द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, मतलब बोले कि ये जो वैल्यूज है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, कांस्टेंट मतलब निरंतर रूप से रिन्यूअल क्या होती रहती है, नई होती है, इज इंडीड, वास्तव में, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर। और जो हमारे वैल्यूज का रिन्यूअल होने का जो सतत प्रक्रिया है, वास्तव में यही प्रोसेस तरीका है ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने। आप देखिए कि जो देश समय के साथ अपने आप को नहीं बदले हैं ना, वो या तो मिट गए या बर्बाद हो गए। सबसे पहले बचपन में हमको लगता है कि आपने जो मोबाइल फोन देखा होगा वो नोकिया का मोबाइल फोन था। सब लोगों के पास लगभग वही मोबाइल ही होता। लेकिन क्या कारण है कि आज वो मोबाइल फोन दुनिया से मिट गया, हट गया, खत्म हो गया है? बहुत कम यूज है, मार्केट की वैल्यू उसकी बहुत कम हो गई है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े नॉवेलिस्ट, उन्होंने एक बार कहा था कि यदि आप स्वयं को नहीं बदलेंगे तो ये दुनिया आपको बदल देगी, और दुनिया आपको बदले उससे पहले आप रद्दी हो जाइए, तब तक आप अपने आप को बदल लीजिए। तो लेखक कह रहे हैं यहाँ, हमारे स्पीकर कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है हमारे वैल्यूज के साथ में, कि हमारी वैल्यूज जो है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, कि अच्छी होती जा रही है, जैसा सिचुएशन आ रहा है उसको एडॉप्ट कर रही है, क्योंकि इस वैल्यूज का जो रिन्यूअल प्रोसेस है वही हमारे नेक्स्ट कल्चर के ग्रोथ का तरीका है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता इसी प्रकार से बढ़ सकती है, एंड नेशनल कैरेक्टर, और इससे हमारे देश का चारित्रिक विकास भी होगा। करेक्ट, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। और कह रहे हैं कि वास्तव में बिजनेस का मतलब यहाँ पर व्यवसाय मत समझिए, बिजनेस का मतलब कार्य भी होता है। कह रहे हैं कि वास्तव में इस जो हमारी वैल्यूज का नवीनीकरण है, रिन्यूअल है, ये किसका काम है, ये एजुकेशन का, ये शिक्षा का काम है। शिक्षा ही हमारे संस्कारों को, शिक्षा ही हमारी सभ्यता को क्या कर सकता है, नया कर सकता है। और कह रहे हैं कि एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, मिनिस्टर, और इस बात को जरा ध्यान करता हूँ, गौर करता हूँ, दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कि ये जो सतत नवीनीकरण हो रहा है, एंड आई विल फॉरगिव, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, द प्रजम्पशन, यदि मैं थोड़ा सा बड़बोलापन दिखा रहा हूँ, दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, यदि मेरा भी चुनाव इस बहुत बड़े ऊंचे पद पे हुआ है, राष्ट्रपति के पद पे हुआ है, मेनली, तो उसका मुख्य कारण क्या है, इफ नॉट इंटायरली, पूरा कारण तो नहीं लेकिन कम से कम आधा कारण तो मान ही लीजिए, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माय लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माय पीपल। क्योंकि मैं शिक्षा से काफी लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ, अपने लोगों से जुड़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये कारण है कि शिक्षा एक कारण रहा है जिससे मेरे को इस ऊंचे पद पर बैठने का मौका मिला है। और हमारे देश का विकास कैसे हुआ, एक प्रक्रिया समझिएगा, देश का विकास कैसे हुआ, जब उस देश के वैल्यूज जो है वो लगातार रिन्यू होते रहे, नए होते। और उस देश के वैल्यूज नए कैसे होंगे, वो होंगे एजुकेशन की सहायता से, वो होंगे शिक्षा की सहायता से। तो यहाँ पे कह रहे कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन, बोले कि मेरा यह मानना है कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन ही वो मुख्य औजार है, एजुकेशन ही वो मुख्य औजार है नेशनल पर्पस, कि वो राष्ट्र के उद्देश्यों को पूर्ति कर सके। राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति परमाणु बम से नहीं होगी,
राष्ट्र की उद्देश्य की पूर्ति धर्मों से नहीं होगी, जातियों से नहीं होगी, रंगों से नहीं होगा। देश का विकास और देश की उद्देश्य की प्राप्ति जो होगी वो किस चीज से होगी, वो एजुकेशन से होगी। और यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एजुकेशन नहीं चाहिए, दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्या चाहिए? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की गुणवत्ता इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट। बोले कि शिक्षा की गुणवत्ता ही ये निर्धारित करेगा कि राष्ट्र का विकास होगा कि नहीं। मतलब यदि आप क्वालिटी ऑफ द नेशन चाहते हैं, राष्ट्र में क्वालिटी चाहते हैं, तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अफवाहों में ना जाए, उचित शिक्षा पाए, है ना। 999, 399, 599 के कहने में मत रहिए। सत्य क्या है समझिए, विस्तार से समझिए। क्योंकि एक बार बेटा आपके पास एजुकेशन आ गया और सच में आ गया, आपने सच में मेहनत करके प्राप्त किया है, फिर दुनिया आपकी विरोध करे कोई दिक्कत नहीं। आप तो अपना विकास करेंगे ही, साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी बड़ा जबरदस्त तरीके से विकास करेंगे, अपने देश के विकास में हम योगदान देंगे। तो आपने यहाँ पे समझा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस पैराग्राफ में अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए उनको ये बताने की कोशिश की है कि देश का विकास कैसे होगा। तो देश का विकास होगा हमारे वैल्यूज के रिन्यूअल। हमारे वैल्यूज का रिन्यूअल जो डिपेंड करेगा वो एजुकेशन पे ही डिपेंड करेगा। और उन्होंने भी कहा कि मैं भी राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया हूँ, इसमें कहीं ना कहीं जो कारण है वो एजुकेशन ही है। और एजुकेशन ही वो औजार है जो देश के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। और सिर्फ एजुकेशन की बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने बात कही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। क्योंकि जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा तो क्वालिटी ऑफ द नेशन होगा, तो देश में गुणवत्ता आएगी। ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा अपने इस पैराग्राफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पैराग्राफ नंबर 5 जो है, इसमें वो क्या कहते हैं इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप बीच बीच में यदि बोर हो रहे हैं तो ब्रेक लेते रहिएगा, पानी वानी पीते रहिए। करें कि आई देयर फोर, मैं इसलिए प्लेज, मैं इसलिए आज क्या लेता हूं, शपथ लेता हूं, माई सेल्फ, किससे? स्वयं से। टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, कि जो जो भी हमारे पास्ट में कल्चर रहे हैं उसके प्रति मैं अपनी लॉयलिटी रखूंगा, मैं अपनी वफादारी रखूंगा। फ्रॉम वेयर टू वन, बोला कि चाहे वो कहीं से भी आया हो, इट मे हैव कम, ये हमारी सभ्यता कहीं से भी आया। एंड बाय हुम सुपर, चाहे इसे किसी ने भी दिया हो, इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, वो कहीं से भी आया हो, मैं उसकी क्या करूंगा, कहीं से भी आया हो मैं उसकी क्या करूंगा, सेवा करूंगा। आई प्लेस माई सेल्फ, कह रहे कि आई प्लेस माई सेल्फ, मैं स्वयं से कसम खाता हूं, टू द सर्विस ऑफ द, देखिए टोटलिटी शब्द का फिर यूज हुआ है। आई प्लेस माई सेल्फ टू सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, अपनी देश की सभ्यता की सर्विस, सेवा करूंगा। कैसे? टोटलिटी से। इस बात में क्या शपथ ले, आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, करेक्ट, मैं अपने देश के प्रति जो मैं मेरी लॉयल्टी है उसका मैं शपथ लेता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, कि ना ही मैं धर्म की परवाह करूंगा, ना ही भाषा की परवाह करूंगा, बिना धर्म और भाषा की परवाह किए हुए मैं अपने देश की सेवा करूंगा। ये बेटा, ये बेटा, ये समझिए कि विद्वान। अरे भाई हम ब्राह्मण हैं तो हम भी तो बिहारी के हैं, आप सिर्फ कैसे यादव के लिए काम कीजिए। और यदि कोई कह रहे कि हम ब्राह्मण के लिए काम करेंगे, यादव के लिए नहीं काम करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा आप बताइए आप। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, पर दोनों है तो भारत के ही। तो हमें हिंदू मुस्लिम देखना है कि हमें भारतीय देखना है। देखिए यही, यदि यहाँ कुरान रखा हो, यहाँ यदि गीता रखा हो, और यहाँ यदि भारत का संविधान रखा हो, तो मेरा मानना ये है कि मैं भारत के संविधान के सामने सबसे पहले अपना सिर झुकाऊंगा। जब राम अयोध्या से जा रहे थे, जंगल वन जा रहे थे 14 वर्ष के लिए, तो वो अपने साथ कुंडली में अयोध्या की मिट्टी लेके गए। क्योंकि जननी जन्मभूमि, जो आपकी जन्मभूमि है वो जननी है, वो स्वर्ग से भी आपके क्या है, बढ़ के। तो फिर भाषा, धर्म की छोटी छोटी दीवारें हमें आपस में कैसे बांट सकती है? हम तो है भारतीय, हम है तो बिहारी। इस बात को हमें समझना है, इस बात की हमें सीख लेनी है इस बात।
वो कहे कि बिना किसी इरिस्पेक्टिव, बिना किसी बात की परवाह किए भाषा धर्म का मैं इस देश की सेवा करूंगा। आई प्लेस माई सेल्फ, करें कि मैं फिर से स्वयं से शपथ लेता हूं टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, कि अपने इस कल्चर के मजबूती के लिए काम करूंगा एंड प्रोग्रेस, और इसे आगे बढ़ाने के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों के भलाई, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ, बिना भेदभाव किए हुए हैं, कास्ट में जाति का भेदभाव करूंगा, कलर रंग का भेदभाव करूंगा, और क्रीड ना ही किसी और चीज का भेदभाव करूंगा, क्योंकि द होल ऑफ भारत इज माई होम, क्योंकि पूरा भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं मेरे परिवार, इसीलिए मैं सबकी सेवा करूंगा। और वो करेंगे द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है और बनाया है इस परिवार का मुखिया एक निश्चित समय के लिए। इट शैल बी माय ऑलवेज एंडेवर, ये मेरी हार्दिक इच्छा होगी, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग, कि मैं इस घर को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहूं, एंड ब्यूटीफुल, खूबसूरत बनाऊं, ए वर्दी होम, एक शानदार घर बनाऊं इसे, फॉर द पीपल एंगेज इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ, जहां के लोग हमेशा लगे हुए हो अपने जीवन को खुशनुमा बनाने में, बेहतर बनाने में, मैं एक ऐसे घर का निर्माण करूं जहां पर ना जाति का भेदभाव होगा, ना रंग का भेदभाव होगा, ना ही किसी चीज का भेदभाव होगा, क्योंकि ये पूरा भारत ही मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। इस बात की चर्चा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने इस पैराग्राफ में किया। चलिए पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि द फैमिली इज बिग, ये जो परिवार है वो बहुत बड़ा है, एंड इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और ये परिवार जो है वो लगातार क्या हो रहा है, ग्रोइंग, बढ़ रहा है, एट अ रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस, बहुत ही तेज रफ्तार से परिवार बढ़ रहा है। ये 1967 की बात है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन उसी समय बोले कि भाई भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है ना, तो कह रहे हैं कि वी शैल ईच वन ऑफ अस, इसीलिए हम में से प्रत्येक एक को हैव टू पार्टिसिपेट, हम हर एक व्यक्ति को क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा अनएस्प्रेंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, अपने देश के नए जीवन को बनाने के लिए। कोई घर आगे एक व्यक्ति से नहीं बढ़ता है, सबसे बढ़ता। जरूरी नहीं कि आपके पिताजी और आपकी माँ बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, मान लो कि आपके पिताजी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और आपकी माँ पैसा घर पे बचाती है, और आप आते हो तो पैसा उड़ाते हो, फिर उस घर का विकास कभी नहीं हो। जितने पिताजी का योगदान है उतनी माँ का योगदान है, उतना ही आपका भी योगदान होगा, उतना ही आपकी बहन का भी योगदान होगा, तब मेरे भाइयों बहनों घर का विकास होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये देश, ये जो फैमिली है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हर परिवार को पार्टिसिपेट करना होगा और एक नए नई जिंदगी के, नए देश के निर्माण में काम करना होगा। ईच इज इन हिज ओन वे, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, सबको अपने तरीके से, सबको अपने तरीके से देश का निर्माण करना है। जरूरी नहीं है कि आप जब गांव का मुखिया चुना जाइएगा तभी आप गांव की सेवा कीजिएगा ना, नो, जरूरी नहीं कि आप विधायक बनिएगा तभी आप सेवा कर सकते हैं, या आप आईएएस बन के ही सेवा कर सकते हैं, आईपीएस बन के सेवा कर सकते हैं। नो नो नो, यू कैन सर्व दिस कंट्री योर ओन वे, आप अपने तरीके से इस देश की सेवा कर सकते हैं। यदि कहीं पे पंखा एक चल रहा हो और आपने उस पंखा को ऑफ कर दिया, तो आपने अपने हिस्से की बिजली बचा ली और आपने देश निर्माण कर लिया। कहीं की सड़कें गंदा हुई है ना, और आपने वहां का कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया, समझिए कि आपने अपने देश की, आपने अपने हिस्से की सफाई कर ली और आपने अपने हिस्से का देश निर्माण कर दिया। यदि मैं शिक्षक हूं ना और मैं पूरे कर्तव्य से आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने हिस्से का देश निर्माण कर रहा हूँ। और यदि आप विद्यार्थी हैं और यदि आप पूरे कर्तव्य से, पूरे मन से पढ़ रहे हैं, तो आप अपने हिस्से का देश निर्माण कर रहे हैं। सबको बस ईमानदारी से काम करना, सबको बस ईमानदारी से काम करना है, ओन वे, अपने तरीके से। फॉर टीर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, बोले हमारे सामने कौन सा टास्क है, कार्य है, आर सो डिमांडिंग, जो हमसे ये मांग कर रहा है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सीट बैक,
कि कोई भी आदमी खाली नहीं बैठ सकता है एंड जस्ट वॉच अवलेट फ्रस्ट्रेशन, और खाली बैठ के ये नहीं देख सकता है कि हम लोग निराशा की ओर जा रहे हैं, बिकेम एंडेमिक इन आवर कंट्री। सब कोई ऐसा नहीं है, सब किसी को खाली नहीं बैठना है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, यानी कि जो देश की अभी स्थिति है सबसे मांग करती है कि हम क्या करें, वर्क, काम करें, एंड मोर वर्क, अधिक काम करें, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, चुपचाप काम करें, बहुत काम करें। और जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब भी करने आएंगे, उस समय आप उससे मत बोलो, है ना। लेकिन जिस दिन आप मेहनत करके पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लोगे ना, उस दिन जाकर दो माइक लगा दो, बोलोगे हाँ भाई आज तो। कहा जाता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा है। तो साइलेंट एंड सिंसियर वर्क। आज भारत पूरे विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, लेकिन यहाँ के युवा क्या पबजी में व्यस्त है, रील्स बनाने में व्यस्त, टिकटॉक बनाने में व्यस्त, सुट्टेबाजी में व्यस्त है, सट्टेबाजी में व्यस्त है, तो ये देश विकास कैसे करेगा। हर युवा को, हर भारतीय को, सबको अपने स्तर से देश के विकास के लिए लगना है। और आप एक बात समझिए, यदि आप स्वयं का विकास कर रहे हैं तभी देश का विकास। देश का विकास अलग से नहीं होता है मेरे भाई, देश का विकास आप ही से होता है। मुकेश अंबानी ने खुद से मेहनत किया, अडानी ने खुद से मेहनत किया, लेकिन उसने खुद से मेहनत किया, उसका विकास हुआ, साथ साथ देश का भी विकास हो गया। सोचिए कि टाटा के जो संस्थापक होंगे कितने स्ट्रगल करके इतनी बड़ी कंपनी बनाए होंगे, रतन टाटा ने अपने पूरे जीवन में कितना स्ट्रगल किया होगा। तो उनका भी तो विकास हुआ, लेकिन उसके साथ साथ देश का भी विकास हुआ, तो आपको मेहनत करनी है। कह रहा है कि सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन, जिससे मजबूत और कठोर रिकंस्ट्रक्शन हम लोग देश का पुनर्निर्माण कर सके ऑफ द होल मेटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर। एक स्तर से नहीं, विकास दो स्तर से, बोला मेटेरियल, भौतिक दृष्टि से भी हमारा देश विकास करे, खूब बढ़िया सड़कें हो, अच्छी अच्छी बिल्डिंग हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, बढ़िया पार्क हो, फर्स्ट क्लास हाईवे हो, बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम हो, साथ साथ हमारे देश कल्चरल लाइफ में भी सब में नैतिकता हो, ईमानदारी हो, चरित्रता हो। और ये तभी होगा जब देश के हर एक नागरिक मजबूती से मेहनत करेंगे, क्योंकि परिवार जो है वो निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप एक बात समझिएगा कि मोदी जी का 5 केजी अनाज देने से ना देश का विकास होगा ना आपका। और नीतीश कुमार 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने को बोले थे, वो दे रहा है कि नहीं, उससे भी विकास नहीं हो। विकास तो आपको खुद ही करना है, और वो अपने से होगा, आपकी मेहनत से होगा। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके सफलता को, विकास कोई रोक नहीं सकता है। तो यही चीज है, इस चीज को आपको समझना है। चलिए, पैराग्राफ नंबर 7 है, करेंगे दिस वर्क, जो कार्य की अभी उन्होंने चर्चा किया। एज आई सी इट, उसे यदि मैं देखूं, इट हैज टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। उन्होंने बोला कि ये जो कार्य, इस कार्य के दो पहलू है, या तो आप काम खुद के लिए करें, नहीं तो काम आप अपने समाज के लिए करें। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, दोनों ठीक है, परस्पर दोनों के जो कार्य के जो फल है वो बहुत अच्छे हैं। और करें द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज टू फॉलो अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ free person and under self-imposed discipline which alone can render the development possible. करेक्ट, मैं इस पूरे पैराग्राफ को आपको समझा देता हूँ। कह रहा है कि देखो, जब आप खुद के लिए काम करोगे तो क्या, खुद के लिए काम करोगे बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन उससे दो तीन चीज आपको सीखना है। पहली चीज, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। यदि आप काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने विकास के लिए, खुद के लिए काम कर रहे हैं, और यदि काम करते करते आपको खुद पे डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो फिर समझिए वो अंत में जाकर जितने आप सफल नहीं होगा उतने असफल हो जाएगा। देखते हैं, करोड़ों रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, और क्या कर देता है कि एक महिला से छेड़खानी कर देता है, उसकी पूरी करियर चौपट चल जाता है। अब आसाराम बापू बनाना, कितनी नैतिकता उन्होंने प्राप्त की, कितना नाम, प्रख्यात, संपत्ति, हर चीज, लेकिन उनको खुद पे अनुशासन नहीं था, और वो गलती कर बैठे थे बाद में। तो साथ साथ ये भी सिखा रहे हैं, काम करो लेकिन खुद पे अनुशासन भी रखो, और समाज के लिए काम करो, उसमें भी आप
अच्छा करेंगे, दोनों में से जहां से भी करेंगे बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम पैराग्राफ है, देख लीजिए। दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। और ये ड्यूअल एफर्ट मतलब ये दोनों काम, अपने लिए काम, समाज के लिए काम, ये दोनों काम जो है हमारे राज्य के, हमारे देश के लोगों के जीवन में स्पेशल फ्लेवर देगा। फॉर द स्टेट टू अस, एक राज्य के रूप में, एक देश के रूप में, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। एक राष्ट्र के रूप में हमें सिर्फ एक ऐसी संस्था नहीं बनना है जिसको सिर्फ क्या चाहिए, पावर, बट मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि हम एक नैतिक संस्था, सिर्फ एक ऐसा देश नहीं जिसको ताकत की भूख हो और उस ताकत की भूख में वो हजारों करोड़ों लोगों को मारते हैं। वो बोले हमें ऐसा देश नहीं बनना है। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल टेम्परामेंट, ये हमारे देश के राष्ट्रीय प्रवृत्ति है। एंड इनहेरिटेंस, यही हमारे देश की विरासत है, फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी। करेक्ट, महात्मा गांधी जो हमारे देश के महान नेता, उन्होंने सिखाया हमें कि हमारा जो देश है, वो देश जो है बेटा, वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, पावर के लिए नहीं, बल्कि वो नैतिकता के लिए भी काम करता है। दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल, बोले कि शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए सिर्फ अच्छे कार्य। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल बी डेडिकेटेड आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। और कह रहा है कि जो द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेटेड आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। और ये जो शांति है, इससे मजबूती मिलेगा, और इस मजबूती से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अंतिम पैराग्राफ जो है देख लीजिए। अंतिम पैराग्राफ करेंगे, आई हैव फुल फेथ इन माय पीपल। वो करेंगे, हमें अपने देश के लोगों पे पूरा भरोसा है, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ, वो लाएंगे द एनर्जी रिक्वेस्ट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, संतोषजनक परफॉर्मेंस हमारे देश के लोग करेंगे ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। या तो खुद के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इट्स माय प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट, और करेंगे मेरा भी होगा सौभाग्य कि क्या करूं, कंट्रीब्यूट करूं, शेयर टू दिस इंचेंटिंग एंटरप्राइजेस, इस खूबसूरत से काम में जो देश को रिकंस्ट्रक्शन करने के काम हमारे लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस खूबसूरत से काम को करने में मैं भी अपना योगदान दूं, ये मेरा क्या प्रिविलेज होगा। तो ये था डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्पीच, जो जो उन्होंने मैंने बता दिया। एक दो पैराग्राफ नीचे वाले में थोड़ा सा समराइज करके बाकी सबको डिटेल में चर्चा किया है। कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।